मेरा नाम अनामिका है। मेरी शादी होने वाली थी। शादी से पहले भाभी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी प्यारी भाभी मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि मेरी बारात वापस लौट गई। भैया ने कहा कि मेरी बहन से कोई तो शादी कर लो। आखिरकार भैया की इज्जत का सवाल था। भैया को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और माँ बार बार मुझे बद्दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि तू पैदा होने से पहले ही मर क्यों नहीं गई। यह दिन आने से पहले काश मैं ऊपर वाले को प्यारी हो जाती। माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरा दिल कट रहा था। एक तरफ भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी, ऐसे जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन इधर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा था। मेरे भैया की इज्जत का सवाल था। मेरी बारात वापस जाने से पूरे गांव में उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। लेकिन अब उनकी बहन को अगर कोई नहीं अपनाता तो वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते और शायद मुझसे कोई दोबारा शादी भी नहीं करता। भैया अपनी किस्मत को बुरी तरह से कोस रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे जब हमारे ही गांव में मौजूद सब्जी वाला सामने आया और मेरे भैया से मेरा हाथ मांगने लगा। भैया ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मगर बात इज्जत की थी और मुझ पर जो दाग लगा था वह सारी जिंदगी भी धुल नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की और खामोश होकर वैसा ही किया जैसा मेरे भैया चाहते थे। इस तरह मेरी शादी उस मामूली से सब्जी बेचने वाले के साथ हो गई जो गांव में अपनी सब्जी का ठेला लेकर इधर उधर घूमता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। मैं जब विदा होकर उसके घर आई तो कमरे में बैठी अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर रो रही थी कि मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कितने हसीन सपने अपनी आंखों में संजोए थे। मेरे पति जब कमरे के अंदर आया तो मेरे करीब बैठकर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना बड़े अरमानों से हम अपनी भाभी को अपने घर लेकर आए थे। आखिरकार मेरा एक ही तो भाई था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ समय तक अपनी भाभी के साथ रहूं। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को अपनी बहन बनाकर उनके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती थी। हम लखनऊ के एक छोटे से गांव में रहने वाले थे। हमारे गांव के लोग आपस में बड़े प्रेम और मोहब्बत से रहा करते थे। हमारे गांव में मान मर्यादाओं को अहमियत दी जाती थी। मेरे भैया शहर में नौकरी करते थे और उनको शहर की एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। हम घर में 4 लोग थे, माँ, पापा, मैं और भैया। भैया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर नौकरी करने के लिए चले गए थे, क्योंकि भैया का मानना था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे लायक की यहाँ कोई नौकरी नहीं है। पापा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं भी काफ़ी पढ़ लिख गई थी। मैं भी चाहती थी कि मैं भी नौकरी करूँ, लेकिन पापा ने और माँ ने मुझे नौकरी करने से रोक दिया। मैं अपने भैया से 5 साल छोटी थी। हम सभी लोग भैया से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। इस घर में वही होता था जैसा भैया कहा करते थे। भैया ने जब हमें अपनी पसंद के बारे में बताया तो हम लोगों को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि भैया लव मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन जब भैया ने भाभी का फ़ोटो हमें सेंड किया तो हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि भाभी बहुत सुंदर थी और शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। इस बारे में जब भैया ने हमें बताया तो मेरे माँ पापा को कोई एतराज़ नहीं था। हम लोग मिडिल क्लास लोग थे। भैया ने माँ पापा से कहा था कि आप लोग शहर आ जाइए और पूनम के घर रिश्ता लेकर चले जाइए। माँ पापा ने शहर जाने में देर नहीं की, बल्कि वह तो अगले ही दिन शहर चले गए थे और पूनम भाभी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए थे। उनके घर वालों से माँ पापा की जान पहचान हो गई थी और उसके बाद ही पूनम भाभी और सुनील भैया का रिश्ता तय हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे अपने भैया की शादी की शॉपिंग करनी चाहिए और मैंने उन दोनों की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खूब जमकर हंगामा किया था और खूब जमकर शॉपिंग की थी। भाभी के घर वालों ने बताया था कि उनके रिश्तेदार भी हमारे गांव में ही रहते थे। हमारी जान पहचान हो गई थी।
वह भाभी के कोई दूर के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि भाभी के मामा मामी का ही घर था, जो हमारी गली के दूसरी गली में ही था। भाभी के आ जाने से घर में एक अजीब सी रौनक लग गई थी। घर का माहौल खुशियों भरा हो गया था। भैया की शादी धूमधाम से की गई थी, जिसमें पूरे गांव को इनवाइट किया गया था। मुझे लगभग हमारा पूरा गांव ही अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि मैं शुरू से ही हंसमुख बिहेवियर की रही थी। मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं भी सोचती थी कि एक दिन मैं भी दुल्हन बनूंगी, मेरी खूब धूमधाम से शादी होगी। आखिरकार मेरे भैया कहते थे कि हम तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझसे घर में सब लोग बहुत प्यार करते थे। जैसी अहमियत मुझे दी जाती थी, वैसी ही अहमियत भाभी को भी दी जाने लगी थी। आखिरकार वह हमारे घर की मेंबर थी, और अब वह भी मेरी माँ पापा के लिए उनकी बेटी समान ही थी। मगर गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे भाभी कुछ अजीब सी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे भाभी को मैं बुरी लगती हूँ, क्योंकि भाभी से जब भी मैं बात करने की कोशिश करती थी, तभी वह मुझे मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया करती थी। ऐसा लगता था जैसे भैया जब जब प्यार से मुझसे बात करते हैं, तब तब भाभी जल जाती थी। शायद यह सब कुछ भाभी से बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके पति उनके अलावा उनके हिस्से का प्यार किसी और पर लुटा दे। मगर वह मेरे भाई थे। उनके लिए भाभी की एक अलग जगह थी, और मेरे लिए अलग। तो फिर भाभी के दिल में यह ख्याल कैसे आ सकता था? भाभी को ऐसा लगता था जैसे अपने पति की मोहब्बत के हकदार सिर्फ वही हैं और कोई नहीं। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एक दिन पापा की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई थी, और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनके इस कदर जाने पर मैं और माँ बहुत रोए थे। माँ तो रो रो कर कह रही थी कि बेटे की तो शादी देख ली, बेटी की शादी भी अपने हाथों से कर लेते। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह सब मंजूर नहीं था। भैया ने माँ से वादा किया था कि वह मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मुझे पापा की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। पापा के मरने के बाद माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। उनका कहना था कि बेटा, तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से चले गए हैं, मैं भी बीमार रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ, लेकिन मैं इस बारे में क्या बोल सकती थी? मैं तो खामोश ही रहती थी। मेरे बड़े मेरे लिए जो फैसला करते, वही मेरे लिए सही था, और मुझे उनकी मर्जी पर ही अपना सर झुका देना था। माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश करती फिर रही थी। भैया अभी भी शहर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन वह पहले तो महीने में एक बार गांव आते थे। जब से पापा की मौत हुई थी, तब से वह हर हफ्ते यहाँ आने लगे थे। भाभी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारे ही काम माँ किया करती थी। लेकिन माँ ने कभी भी इस बारे में ना तो भाभी से शिकायत की थी, और ना ही भैया से। मैंने माँ से कहा भी था कि भाभी की इन हरकतों के बारे में हमें भैया से कहना चाहिए, या फिर भाभी से ही बात करनी चाहिए। मेरी माँ कहती थी, बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी बहू के दिल से उतरना नहीं चाहती। मैं तो बहुत पहले से ही घर के सारे काम करती थी, और जब सुनील घर आ जाता है, तब तो वह घर के सारे ही काम करती है ना। माँ की इस बात पर मैं खामोश हो गई थी। मैं खुद भी घर के सारे काम किया करती थी। भाभी के साथ मेरा बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता था। बस भाभी का ही कभी कभी मूड मेरी तरफ से खराब हो जाता था। भैया जब भी गाँव आते थे, शहर से मेरे लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आया करते थे, क्योंकि भैया को भी अब मेरी शादी की फिक्र हो रही थी। जैसे माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, ऐसे ही भैया मेरे शादी का इंतजाम करते हुए चल रहे थे। यह सब न जाने क्यों भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। भाभी कह रही थी कि अभी तो अनामिका का रिश्ता भी नहीं लगा है, और आप अभी से उसके दहेज का सामान लाने लगे हो। भैया कहते थे कि अनामिका मेरी इकलौती बहन है, मैं इसको ढेर सारे दहेज के साथ विदा करूंगा। मेरी बहन को अपने ससुराल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय गुजर गया था, तभी गांव के एक जमींदार के यहाँ से मेरा रिश्ता आया था। भैया और माँ तो इस रिश्ते से बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि लड़का शहर का पढ़ा लिखा था, और फिर गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, जो हमारे गांव के अमीर लोगों में आते थे। यह रिश्ता खुद हमारे घर चलकर आया था। यह हमारे सौभाग्य की बात थी। अभी सिर्फ मेरा रिश्ता ही तय हुआ था।
लड़के वालों की तरफ से खबर आई थी कि वहाँ एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। मेरी एंगेजमेंट खूब धूमधाम से की गई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। मैं हमेशा ही यही सोचती थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो मेरा हमेशा ख्याल रखे और जहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। मेरा होने वाला पति अभिनव बहुत अच्छा था और गांव का सबसे हैंडसम लड़का था, जिसको गांव की लगभग सारी ही लड़कियां पसंद करती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, जिसकी शादी एक ऐसे इंसान से होने जा रही थी जिसको गांव की सारी लड़कियां अच्छा समझती थी। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी खुशियों को कम कर दिया था। मेरी खुशी अभिनव के साथ जुड़ चुकी थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और मेरी यह खुशी मेरे परिवार वाले अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे कि जब से मेरा रिश्ता लगा है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एंगेजमेंट वाले दिन अभिनव के परिवार वालों ने मेरे भैया से बातचीत की और उनसे कहा कि हमारा बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है और हम लोग भी कम पैसे वाले नहीं हैं। हम आपसे लेन देन की बात करना चाहते हैं। भैया यह बात सुनकर चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा सबसे ज़्यादा समझदार और अच्छा है। हम चाहे तो उसके लिए आपकी बहन जैसी ढेर सारी लड़कियां ला सकते हैं, मगर हमने आपकी बहन को सेलेक्ट किया है क्योंकि हमें अपने अभिनव के लिए वही लड़की पसंद आ गई है। भैया कहने लगे, मैं आप लोगों की बात नहीं समझ पा रहा। आप किस तरह के लेन देन की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कोई 20 तोला सोना और दहेज का लग्जरी सामान और 5 लाख रुपए कैश चाहिए। यह बात सुनकर तो भैया के होश उड़ गए थे। भैया ने कहा, ये आप लोग क्या कह रहे हो? मैं इतने सारे जेवर का पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ? मैं तो खुद एक मामूली सी नौकरी करता हूँ। हाँ, मगर मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि अपनी बहन को लग्जरी दहेज दे सकता हूँ। यह बात सुनकर अभिनव के परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की लड़कियों की कमी नहीं है। हम चाहे तो हमें इससे भी ज्यादा दहेज के साथ आपकी बहन से भी अच्छी लड़की मिल सकती है। आप तो शहर में नौकरी करते हो, अच्छा कमा लेते हो, तो क्या अपनी बहन को इतना दहेज नहीं दे सकते? ये बात सुनकर मेरे भैया कुछ परेशान हो गए थे। उनको भाभी ने समझाया भी था कि आपको लड़के वालों की यह शर्त नहीं माननी चाहिए। माँ भी परेशान हो गई थी कि अगर अभिनव के परिवार वालों को इतनी डिमांड्स करनी ही थी, तो यह बात उन्होंने रिश्ता तय होने से पहले क्यों नहीं बताई? ये सारी शर्तें सगाई के दिन सामने लाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी इस बारे में पता चल गया था। मैं खामोश हो गई थी। मुझे अभिनव के परिवार वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसे दान दहेज की उम्मीद तो वही लोग करते हैं जो लालची होते हैं। उन लोगों को भी एक तरह से लालच था, जो दहेज के साथ साथ जेवर और रकम की भी मांग कर रहे थे। इन सारी बातों से मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं जिस तरह से अपनी शादी से खुश थी, यह बातें जब मेरे सामने आई तो मैं उदास हो गई थी। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम क्या चाहती हो? मैंने तो अपनी नजरें झुका दी थी। मैंने कहा, भैया मैं कुछ नहीं चाहती, जैसा आप बेहतर समझो, मैं उसी में खुश हूँ। इतने में ही भाभी बोल पड़ी थी। उन्होंने कहा, आखिर आप इतने पैसों का और इतने जेवर का इंतजाम कहाँ से करोगे? भैया कहने लगे, अपनी बहन की खातिर मैं कुछ भी करूँगा। अभी मेरे पास अपनी बहन की शादी का इंतजाम नहीं है तो क्या हुआ? मैं दिन रात मेहनत करूँगा और उसकी शादी का इंतजाम करके ही रहूँगा। मुझे अभिनव के परिवार वालों से थोड़ा समय चाहिए। मैं अपनी बहन की शादी अभिनव के साथ ही करूँगा। माँ कहने लगी, बेटा लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा? भैया कहने लगे, माँ आप फिक्र क्यों कर रही हो? अभिनव जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। भैया ने अभिनव के परिवार वालों से बात की थी और उनसे कहा था कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए। मैं कंपनी से लोन ले लूंगा, मगर यह रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। अभिनव के परिवार वालों ने भैया की बात सुन ली थी। भैया ने कहा था, मेरे लिए यह सब कुछ कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूंगा। भैया ने हमें भरोसा दिलाया था और अब भैया ने हर हफ्ते आने के बजाय महीने में एक बार ही गांव का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। भैया हर महीने अब जब भी घर आते थे, मेरे लिए थोड़ा सा जेवर लेकर आ जाते थे
और उसे माँ के हवाले कर दिया करते थे। माँ से कहते थे कि इसे अनामिका की शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। 6 महीने तक अभिनव के परिवार वालों के मुताबिक उतना ही जेवर इकट्ठा कर लूंगा। और रही पैसे की बात, तो पैसे तो पहले ही मैंने अनामिका की शादी के लिए जमा कर लिए थे। मैं खुश थी कि मेरे भैया मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे थे, मगर इस सब के दौरान भाभी का मूड दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। जब भी भैया घर आते थे, वह भैया से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लग जाती थी, और मुझसे तो वह अब बात करना भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा घर के कामों के दौरान वह मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने दिया करती थी। कहती थी कि मेरा पति तुम्हारी वजह से दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे अपनी सेहत का भी कोई होश नहीं है। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं भाभी से कहती थी, भाभी, भैया यह सब कुछ अपनी खुशी से कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं भी अपने भैया को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। भाभी कहने लगी, शराफत के ड्रामे मेरे सामने मत करना। जितनी अच्छी बनने की तुम कोशिश करती हो, इतनी अच्छी तुम हो नहीं। मैं भाभी की इस बात पर खामोश हो जाती थी। वह अक्सर माँ भैया के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती थी। पीछे तो हमेशा उनका मूड खराब ही रहता था। जैसे तैसे 6 महीने भी गुजर गए थे। मेरी शादी का वक्त करीब आ रहा था। भैया 15 दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गाँव आ गए थे। भैया वहां से भी मेरे लिए काफी सारा सामान लेकर आए थे। जिस दिन भैया आए थे, मैं बहुत खुश थी, और मुझे रोना भी आ रहा था कि अब मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, और इसी दौरान हमें एक नई खुशखबरी मिली, जिसने हम सबके होठों पर ढेर सारी मुस्कुराहट ला दी थी। वह खुशखबरी यह थी कि भाभी माँ बनने वाली थी। हम सब लोग बहुत खुश थे। मेरी शादी का लगभग सारा इंतजाम हो चुका था। भैया ने सारे ही जेवर इकट्ठे कर लिए थे, और वह पैसे भी शहर से ले आए थे। वह सारा ही सामान मेरी माँ की अलमारी की तिजोरी में रख दिया गया था। यह बात मेरी शादी से 3 दिन पहले की है, जब रात के समय हम लोग खुशी खुशी एक साथ खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे। मगर ना जाने क्यों खाना खाते ही मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। कुछ ऐसा ही माँ ने भी कहा था, और भैया भी उस दिन जल्दी ही अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। अगले दिन सुबह मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे, और मेरा दिमाग भी बहुत भारी हो रहा था। मैं इतना तो कभी भी नहीं सोती थी। मैं जैसे ही कमरे से निकलकर बाहर गई, तो मुझे पता चला कि आज तो माँ भी देर तक सो रही है, और भैया भी सोए हुए हैं। बस भाभी ही जाग रही थी। बड़ी ही अजीब बात कि सब लोगों को इतनी नींद कहाँ से आ रही थी। ऐसा हमारे घर में पहली बार हुआ था। हमारे घर के सभी लोग सुबह के 7 बजे तक उठ जाया करते थे। इतना देर तक तो कोई भी नहीं सोता था। तो फिर आज सबको क्या हो गया था? भैया और माँ तो काफी देर से उठे थे। मुझे लगा शायद शादी की तैयारियों की कुछ ज्यादा ही थकान हो रही है, तभी तो हम लोग इतनी देर से जाग रहे थे। अजीब बात यह थी कि हम तीनों के ही सर में दर्द हो रहा था, जबकि भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी। धीरे धीरे शादी वाला दिन भी आ गया था। शादी वाले दिन दोपहर के समय भैया ने भाभी से कहा था कि माँ की अलमारी से निकाल के सारे जेवर ले आओ। थोड़ी देर बाद जब भाभी वापस आई, तो उन्होंने मेरे पास आते ही एक झटके से मेरे बाजू को पकड़ लिया और कहने लगी, बताओ सारे जेवर कहाँ हैं? मैंने उनको चौंक कर देखा। मैंने कहा, भाभी आप ये क्या कह रही हो? भैया ने भी पूछा, क्या कह रही हो? छोड़ो मेरी बहन को, क्या बात है बताओ मुझे। भाभी कहने लगी, मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ आपको बताऊं कि आपकी बहन का किसी से चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आप तो अपनी बहन पर भरोसा करते हो। वह अलमारी में जेवर मौजूद नहीं है। भैया कहने लगे, तो फिर जेवर कहाँ गए? भाभी बोली कि तुम्हारी बहन को ही पता होगा, इससे पूछो। मैंने खुद अपने इन कानों से इसे इसके आशिक से बातें करते हुए सुना था। यह उसके साथ भागने की प्लानिंग बना रही थी। इसने फोन पर कहा था कि शादी से थोड़ी देर पहले ये यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी चालाक है कि इसने जेवर पहले ही गायब कर दिया। माँ ने भी भाभी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? भाभी कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से अनामिका को कई बार उस लड़के से बात करते हुए देखा है। भैया कहने लगे, कौन है लड़का? तो भाभी ने कहा, मुझे नहीं पता। कौन लड़का?
ये तो तुम्हारी बहन ही बताएगी कि वह कौन है। मैंने भैया की तरफ घबराते हुए देखा। भैया की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उधर मेरी माँ भी मेरी तरफ से बोल रही थी, लेकिन भाभी भैया को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब रही। मेरी सारी खुशियाँ जैसे बेकार हो गई और भैया ने इस बात पर यकीन कर लिया कि सारे जेवर भी मैंने ही गायब किए हैं और मेरा किसी लड़के से भी अफेयर चल रहा है। भैया ने माँ से कहा, इस पर ध्यान रखो, इसे कमरे में बंद कर दो। ऐसा ना हो कि यह हमारी इज्जत कुचलकर यहाँ से चली जाए। साथ ही साथ भैया बार बार मुझे यह भी पूछ रहे थे कि तुमने जेवर किसको दिए हैं, मगर मुझे पता ही नहीं था कि जेवर कहाँ गए, तो मैं उनको क्या बताती। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। माँ की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें कमरे में पहुंचा दिया गया था। हम लोग इस मामले में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि घर में मेहमान मौजूद थे। फिलहाल जैसे तैसे शाम का समय आ गया था और बारात आने में कुछ ही देर रह गई थी। भैया बहुत परेशान थे। उन्होंने इतने समय से इस शादी के लिए जो बंदोबस्त किया था वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बारात भी आ गई और मुझे दुल्हन बना दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी बहन को दोषी समझ सकते हैं। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाभी ने माँ पर भी ऐसा जादू टोना किया कि माँ भी भाभी की बातों में पूरी तरह से आ गई थी। अब सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया गया था। बारात आ गई और जैसे ही फेरों के लिए मुझे बुलाया गया तो अभिनव के परिवार वालों ने कहा कि हम दुल्हन को मंडप में बुलाने से पहले दहेज की रकम और जेवरात देखना चाहते हैं। यह बात सुनते ही मेरे भैया के होश उड़ गए थे। अभी तक तो यह बात छुपी हुई थी कि जेवर गायब हो चुके हैं, लेकिन अब जान हथेली पर आ चुकी थी। माँ और भैया बहुत परेशान हो रहे थे कि वह अब क्या करे। इज्जत बेइज्जती का सवाल था। सारे मेहमान आ चुके थे, बारात भी आई हुई थी, लेकिन जेवर नहीं मिल रहे थे। भैया ने मेरे ससुराल वालों को बहलाने की बहुत कोशिश की। उनसे कहा भी था कि शादी की रस्में तो शुरू कीजिए, लेन देन की बात बाद में हो जाएगी। लेकिन वह तो अपनी बात पर अटल थे। कहने लगे, लेन देन की बात पहले होगी, शादी की रस्में बाद में भी हो जाएगी। हम यहाँ शादी करने के लिए ही तो आए हैं। शादी में एक अजीब सा हंगामा क्रिएट हो गया था। काफी समय तक यह बात छिपाने की कोशिश की थी कि जेवर नहीं है, लेकिन वक्त निकलता जा रहा था। अभिनव के परिवार वाले हंगामा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पहले लेन देन होगा, उसके बाद शादी होगी, और फिर भैया के मुंह से वह शब्द निकल ही गए थे कि हमारे जेवर कहीं चोरी हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग शादी को अंजाम दीजिए। मैं शादी के बाद सारे जेवरात का बंदोबस्त दोबारा से कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। भैया यह बात हाथ जोड़ते हुए कह रहे थे। यह बात सुनकर अभिनव के पिता जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुमने यह हमारा मजाक बनाने के लिए हमें बुलाया है। भैया तो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि वह लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर वह उनकी मजाक कैसे बना सकते थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और चले हो मेरे पढ़े लिखे खूबसूरत बेटे से अपनी बेटी को बिहाने। यह बात हमने मंगनी के दौरान ही तय कर ली थी। तुम्हें इस समय सोचना चाहिए था। तुम झूठ बोल रहे हो कि जेवर चोरी हो गया है। अरे, तुमने जेवर का बंदोबस्त ही नहीं किया है। हमने तुमसे मांगा ही क्या था। भैया कहने लगे, देखिए, मेरे सिर्फ जेवर ही तो चोरी हुए हैं। 5 लाख नकद और दान दहेज का सामान मौजूद है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जेवर का बंदोबस्त भी जल्द ही कर दूंगा। लेकिन उन लोगों पर तो जैसे मेरे भैया की रिक्वेस्ट का कोई असर ही नहीं हो रहा था। भैया की आंखों में आंसू थे। उन लोगों ने एक न सुनी और बारात वापस लेकर जाने लगे। मेरे भैया उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे, उनसे मिन्नतें करने लगे, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। भाभी एक तरफ खड़ी यह सारा तमाशा देख रही थी। जिनकी लगाई हुई यह आग थी। जेवर कहाँ गए थे, किसने लिए थे, यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे किरदार पर जो उन्होंने सवाल उठाया था वह बेहद ही बुरा था। मेरी बारात वापस जा चुकी थी। मेरे भैया ने मेरी शादी का जो इंतजाम किया था वह सब धरा का धरा रह गया था, सिर्फ उन जेवरात की वजह से जिसका वह न जाने कितने समय से इंतजाम करते हुए आ रहे थे। भैया मेरे करीब आए
और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, आज यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। सारे मेहमानों के सामने भैया ने मुझ पर हाथ उठाया था। इस बात ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया था। माँ भी मुझे बद्दुआएं दे रही थी। कह रही थी, तू जन्म से पहले ही क्यों नहीं मर गई? अगर तू पहले मर जाती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन लोगों को कैसे समझाती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। कोई मेरी बात ना तो सुनने को लिए तैयार था और ना ही समझने के लिए। भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई थी कि यह सब भाभी ने किया है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे भाई की बहुत बेइज्जती हो रही थी। भैया कह रहे थे, इस समय कोई मेरी इज्जत रख ले, कोई तो इसे अपना ले। भैया अपनी पगड़ी हाथ में पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे और मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आसपास खड़े सारे ही लोग तमाशा देख रहे थे। भैया कहने लगे, अब मेरी बहन से शादी कौन करेगा? दहेज की वजह से मेरी बहन की बारात वापस लौट गई। अब मैं क्या करूं? हम सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे जब अचानक मेहमानों के बीच से एक जोरदार आवाज आई और हमने जैसे ही उधर की तरफ नजर डाली तो हम सब लोग दंग रह गए थे। जब वह इंसान हमारे सामने आया और कहने लगा, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। क्या आप अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करोगे? यह सवाल सुनते ही भैया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह तो हमारे गांव में सब्जी बेचता है। यह शब्द मेरे पीछे खड़ी हमारी पड़ोसन विमला ताई ने कही थी। उनकी बात पर उसने कहा, जी, मैं गांव में अपना सब्जी का ठेला लेकर घर घर सब्जी बेचता हूँ। इतना तो कमा ही लेता हूँ कि आपकी बहन का पेट इज्जत से भर सकूंगा। जरा आप सोचिए, जिस परिवार में आप लोग अपनी बहन की शादी करना चाहते थे, इस बात की क्या गारंटी है कि बहुत सारा दान दहेज देने के बाद भी आपकी बहन वहाँ खुश रहती? अरे, वह तो लालची लोग थे। उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी दौलत ही थी कि वह आपकी बहन को अपने घर की बहू बनाने जा रहे थे। और वह लड़का जिसके साथ आपकी बहन की शादी होने जा रही थी, वह खामोशी से अपने माता पिता की कही हुई हर बात को सुनता रहा। वह पढ़ा लिखा था, उसे इस बात का ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, मगर वह बिल्कुल खामोश रहा। उसे तो वही सब ठीक लगा जैसे उसके माता पिता कह रहे थे। आप अपनी बहन को इतना सारा दहेज देकर विदा करते और शादी के बाद भी ससुराल वाले आपकी बहन पर अत्याचार करते, तब भी वह लड़का खामोशी से सब कुछ देखता रहता, लेकिन कभी अपनी पत्नी का रखवाला नहीं बनता। उसने मेरे भैया के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा, देखिए, मैं भले ही कम कमाता हूँ, लेकिन आपकी बहन का सारी जिंदगी बहुत ख्याल रखूंगा। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर भैया के दिल में एक उम्मीद जग गई थी। वह उसकी बातों से इम्प्रेस हुए थे और इस तरह उन्होंने मेरी शादी उसके साथ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में यह कैसा मोड़ आ गया है। जहां मैं अभिनव के सपने देख रही थी, वह आज मेरी शादी अभिनव के अलावा एक मामूली से सब्जी बेचने वाले से हो रही थी। उसकी कोई औकात नहीं थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था, फिर भी मेरी शादी उसके साथ होने जा रही थी। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उस समय अपने भाई की इज्जत की खातिर मैंने उसके साथ शादी कर ली थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं यह शिकायत और कमी रह गई थी कि भैया को एक बार मेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी। मुझे वक्त देना चाहिए था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे बदनाम किया गया, मेरी बारात वापस चली गई, मेरा हाथ एक मामूली से सब्जी वाले के हाथ में दे दिया गया। इस तरह मेरे भैया ने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया था। भैया को मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा, मुझे गले से भी नहीं लगाया और मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैं खामोशी के साथ उस सब्जी वाले मनोज से शादी करके उसके घर आ गई थी। उसका छोटा सा घर था, एक छोटा सा घर जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था, जो जगह जगह से टूटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे घर की मरम्मत को हुए कई साल हो गए हैं। उसके घर की हालत इतनी खराब हो रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बिस्तर पर बैठ जाऊं। जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे, ढेर सारी धूल थी और घर में बेहद गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह घर कब से खाली पड़ा हुआ है। उसने मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई और अपनी जिंदगी में आने वाले इस भूचाल के बारे में सोचने लगी।
कि मैंने क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया। इतने में वह मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं घबरा गई थी। मैं उसके नज़दीक आने से पीछे हटी। उसने कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने हाथ बढ़ाते हुए मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, कहने लगा, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे लगा कि कोई मामूली सा गिफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका गिफ्ट खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसमें तो हीरे की अंगूठी थी। उसके घर की हालत देखकर तो मुझे अपने हाथों में मौजूद हीरे की अंगूठी देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, आप क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। यह इतनी महंगी अंगूठी आपके पास? तभी वह मेरी बात पर हंसने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब मेरी आपसे शादी हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मैं इलाहाबाद से आया हूँ और वहाँ के इलाके का डीएम हूँ। काफ़ी समय से मुझे कुछ लोगों से शिकायत मिल रही थी कि इस गांव में कुछ लोग जमीनों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। मैं बस उन लोगों के बारे में जानने के लिए और उनकी तलाश करने के लिए ही यहाँ आया था। तभी मैंने अपनी पहचान बदल ली और मैं सब्जी वाला बन गया। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं। मैं यहाँ इस घर में रह रहा हूँ। सारा दिन मैं सब्जी वाला बनकर इधर उधर घूमता रहता हूँ ताकि हर चीज़ पर मेरी नज़र रह सके और मुझे उन लोगों के बारे में पता चल सके जो यहाँ ज़मीनों पर अपना अवैध कब्जा करके बैठ गए हैं। मैंने देखा है कि इस गांव की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। सरकार इस गांव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मैं गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, यहाँ विकास करना चाहता हूँ। मैंने देखा है यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है। आज जब मैंने तुम्हारे लाचार भाई को देखा और देखा कि यह दहेज प्रथा बहुत मामूली सी चीज़ है, दहेज पूरा न होने पर तुम्हारी बारात वापस लौट गई, तो यह सब मुझसे देखा नहीं गया। इसलिए मैं आ गया और उस समय तुम्हारे भाई की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हें मैंने पहली बार नहीं देखा, 1-2 बार और तुम्हें देख चुका हूँ। जब तुम अपने घर से निकलती थी, मुझे तुम पसंद आ गई थी और आज मेरी पसंद को ऊपर वाले ने मेरा कर दिया। मैं खुश हूँ तुमसे शादी करके। मनोज की बातें सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को मैं एक मामूली सा इंसान समझ रही थी, वह एक डीएम था। मनोज कहने लगा, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। बस मैं जिस काम से आया हूँ वह मेरा काम हो जाए। मनोज की बात सुनकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। ऊपर वाले ने मुझे अपनों से भी ज़्यादा अच्छा इंसान बना दिया था। मनोज एक अमीर इंसान और पढ़ा लिखा इंसान होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी था जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। शादी के बाद इस टूटे फूटे घर की मैंने सफाई की थी और उसको रहने के काबिल कर दिया था, क्योंकि मनोज यहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत देर के लिए ही आया करते थे ताकि उन पर किसी को शक न हो। उनके पास बहुत सारे पैसे थे। वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। भाभी को लगा था कि गांव के सब्जी वाले के साथ शादी करने के बाद मेरी जिंदगी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तभी तो वह मेरी विदाई पर हंस रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी अभिनव से ज़्यादा तो मनोज के साथ अच्छी गुजरेगी। मैं बहुत खुश थी। मनोज ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। मैं शादी के कुछ दिनों बाद जब अपने मायके गई तो यह देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि भाभी बेहद बीमार थी और पता चला कि भाभी का मिसकैरेज हो गया है, जिस पर भाभी फूट फूट कर रो रही थी। मगर मेरी ऐसी हालत देखकर वह हैरान रह गई थी। उन्हें तो लगता था कि मैं मनोज से शादी करने के बाद गरीबों की जिंदगी गुजार रही होगी। लेकिन जब उन्होंने मेरे ठाट बाट देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं भाभी के पास गई और मैंने भाभी को बताया कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आपको आपके किए की सजा ऊपर वाले ने दे दी है और आपने जो मेरे साथ किया उसको मैंने खामोशी से बर्दाश्त किया, तो ऊपर वाले ने मुझे भी उसका फल दे दिया है। मेरा पति कोई मामूली सा सब्जी वाला नहीं है, बल्कि वह एक अधिकारी है और यह किसी केस के सिलसिले में आया हुआ है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद भाभी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। तुम ठीक कहती हो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी आंखों में न जाने कितने सपने संजोए थे। मेरे वह सारे सपने टूट गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। तुम्हारे जाने के बाद मैं सीढ़ियों से गिर गई और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैंने कहा, भाभी आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया था? भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे मेरे ही भैया की नज़रों में गलत साबित कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया भाभी? भाभी रोते हुए कहने लगी,
दरअसल मुझे यह सब कुछ बुरा लगता था कि मेरे पति तुम पर हक क्यों जताते हैं। वह मुझसे ज़्यादा तुम्हें अहमियत देते थे। जब मुझे पता चला कि वह तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारे जेवर का बंदोबस्त कर रहे हैं, तब मुझसे रुका नहीं गया और मैंने एक रात घर के सारे लोगों को रात के खाने में नींद की दवाई मिलाकर खिला दिया, जिससे सब लोग गहरी नींद में सो गए। फिर मैंने तिजोरी से जेवर चुराकर अपने मामा मामी के घर पर रख दिए और इल्जाम तुम पर लगा दिया कि तुमने किसी लड़के को वह जेवर दिए हैं और तुम्हारा उसके साथ अफेयर भी चल रहा है। तुम भागने वाली हो। तुम्हारे भैया ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और वह हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं उस जेवर को अपने काम में लेना चाहती थी। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मेरे पति ने अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ किया है। भाभी मुझे रोते हुए अपनी कहानी बता रही थी। इतनी देर में भैया कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने भाभी की बताई हुई एक एक बात सुन ली थी। आज यह सच्चाई भैया के सामने आ गई तो भैया भाभी पर बहुत बरसने लगे और मेरे आगे शर्मिंदा होने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भाभी के कहने में आ गया था। गलती सिर्फ तुम्हारी भाभी की नहीं बल्कि मेरी भी है। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था और अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, नहीं भैया, आपने कोई गलती नहीं की। भाभी भी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन भैया ने कहा था कि मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, भले ही मेरी बहन तुम्हें माफ़ कर दे। मैंने भैया को मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस पर भैया के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। भैया कहने लगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच कह रही हो। भैया ने भाभी को माफ़ नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने भैया भाभी को माफ़ कर दिया था। भाभी भैया का दिल जीतना चाहती थी। भैया को इस बात पर गुस्सा था कि उन्होंने उनकी बेकसूर बहन को उनके दिल से उतार दिया था। भाभी भैया को मनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं तो अपने घर आ गई थी, लेकिन अगले ही दिन जब भाभी मेरे घर आई थी तो मैं उनको देखकर हैरान रह गई। उन्होंने उस घर आकर दोबारा से माफ़ी मांगी थी और साथ ही मनोज से भी बात की। उन्होंने मनोज से कहा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और काफ़ी कुछ जानती हूँ। मैं अपने पति से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने अनामिका के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। भैया भाभी से बात नहीं करते थे। माँ भी भाभी से कोई खास दिलचस्पी नहीं रखने लगी थी, लेकिन भाभी ने माँ और भैया का दिल जीतने के लिए मनोज की मदद की। वैसे भी कुछ साथियों की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा बेहतर लगा कि वह अपने काम को कामयाब करने के लिए किसी गांव के ही इंसान का साथ हासिल करे। मनोज और भाभी ने मिलकर उन लोगों का पता लगाया जो हमारे गांव में गैर कानूनी काम कर रहे थे और गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। भाभी के साथ से मनोज को काफ़ी सहारा मिला था, क्योंकि मेरी भाभी भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनको हाई एजुकेशन दिलवाई थी। यह बात जब भैया के सामने आई तो भैया ने भाभी को माफ़ कर दिया था और कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। मनोज ने आरोपियों को पकड़ने के बाद जेल पहुंचा दिया था। उन पर कार्रवाई की गई थी। गांव में जितने भी चोर उचक्के थे उनको भी पकड़ा गया था। भाभी ने वह सारे ही जेवरात अपने मामा मामी के घर से लाकर भैया को दे दिए थे। मनोज ने दहेज प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन किया था और लोगों को जागरूक किया था कि बेटियों को शिक्षा दिलाए ताकि वह खुद पर निर्भर हो सके। मनोज ने गांव का विकास भी किया था, गांव की सड़कें भी बनवाई थी और वह जितने भी परेशानियां थी उनको ख़त्म कर लिया था। कुछ समय बाद वह मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गए थे। उनके परिवार वालों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी भाभी आज भी अपनी उस की गई गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है। वक्त रहते अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तब वह उसको सुधारने में कामयाब रहता है। ऊपर वाले ने भाभी को उनकी गलती की सज़ा कुछ इस तरह भी दी थी कि उनकी गोद उजाड़ दी थी, लेकिन भाभी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। अगर मैं गलत होती तो मेरी किस्मत में मनोज जैसे इंसान ना लिखा होता। अभिनव के परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वह लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे लोग जो दहेज की मांग करते हैं, बहुओं से ज़्यादा उन्हें दहेज का लालच होता है। वह लोग कभी भी आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकते। मैं मनोज के साथ शहर आ गई हूँ और यहाँ अपने पति के परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला मेरी भाभी की गोद भर दे, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें
जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।